और अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़ी 4 याचिकाएं दायर की गई हैं और इस सभी याचिकाओं की एक ही साथ सुनवाई होने वाली है। इनमें 2 याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक याचिका आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से लगाई गई है और तो हिंदू धर्म परिषद ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। इसमें सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है और जो वित्तीय लेन देन है उसका ऑडिट करवाने की मांग की गई है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर से अयोध्या जा रही है। एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई के जरिए निगरानी का सुझाव भी शामिल किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 कौन सी याचिकाएं दायर की गई हैं वो भी हम आपको बता दें, जिसमें एक याचिका तो यह है कि एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की, जिसमें सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग की है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच की मांग की गई। दूसरी याचिका एडवोकेट अनूप अवस्थी ने दायर की है, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग के साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट 2020 से अब तक पूर्ण दान विवरण पेश करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने फॉरेंसिक ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क और ये सारी चीजों की जांच करवाने वाली मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच है, जिसमें खुद सीजीआई शामिल है, वो इसकी सुनवाई करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले अजय राय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी सीबीआई लेड इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है। ऑनरेबल कोर्ट में ऑल्सो टेक कॉल टू मॉनिटर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन। सर, अभी एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो क्या क्योंकि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अदालत के इस पर क्या रुख रह सकती है? सो फार एज आई सी जहां तक मुझे लगता है यूपी में एसआईटी और एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो वहां की लोकल पुलिस कर रही है, 2 पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इस मामले में लिए गए हैं। क्योंकि एसआईटी ने एक आरंभिक जांच आख्या रिपोर्ट ट्रस्ट को दी थी, ट्रस्ट ने उसको रेफर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जिसकी जांच वहां का सर्कल ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं, क्षेत्राधिकारी, वहां की जांच कर रहे हैं। एसआईटी जांच कर रही है, उस पर आपको पूरा भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, बात कार्यशैली की है। वी आर नोबडी टू कि हम भरोसा है कि नहीं है, वी आर नोबडी टू से ऑन दैट, लेकिन बात कार्यशैली की है। आप एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी अपनी रिपोर्ट को ट्रस्ट को डिस्क्लोज करती है जो शक के दायरे में है, ट्रस्ट उसमें एफआईआर करती है। आप एडवोकेट नहीं है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं और जो प्रोसिक्यूशन कभी होगा इसमें, तो वो स्टैंड कर पाएगा कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एसआईटी जांच करके अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को डिस्क्लोज करती है, ट्रस्ट इसमें कंप्लायनेंट है। तो एसआईटी का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से क्या लेना देना, ये समझ से परे, समझ में नहीं आ रहा। स्टेट शुड क्लैरिफाई ऑन दिस। अतुल भाटिया ने बात की याचिकाकर्ता से और याचिकाकर्ता ने अपनी सारी बात बताई। अतुल भाटिया इस वक्त खुद सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जो याचिकाएं लगाई गई हैं, याचिकाकर्ताओं को क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट वो उन तमाम सारी मांगों को उनकी सुनेगा, उस पर कोई आदेश देगा या कुछ और भी अदालत से आज सुनने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। 1/21 नरेंद्र कुमार गोस्वामी वर्सेस यूआई ये केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। 1/22 अजय कुमार राय वर्सेस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इसके अलावा 1/23 सुधाकर सिंह वर्सेस यूआई। तो ये 3 मैटर है, 3 एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है और अब माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट इन तीनों जो याचिकाएं हैं, 4 याचिकाएं हैं, इन पर सुनवाई शुरू करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जिस तरीके से डिमांड की गई है, 2 याचिकाओं में यह कहा गया है कि सीबीआई की जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई अपनी एसआईटी बनाए, क्योंकि जो एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई थी उसने बाकायदा रिपोर्ट जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही दी थी और उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर हुई। और अब इन याचिकाओं में डिमांड की जा रही है कि जो कोर्ट मॉनिटर्ड जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो इस मामले के अंदर, क्योंकि जो भी एसआईटी ने रिपोर्ट दी जो यूपी सरकार ने बनाई थी, उसने रिपोर्ट जो है वो ट्रस्ट को दी थी और उसमें ट्रस्ट ने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई थी। तो पूरा क्योंकि सर्कल ऑफिसर इस मामले की जांच अतुल, शुरू में 2 जो केसेस के बारे में आपने जिक्र किया, एक में 21, 22 और 23 ये पूरे। हाँ अतुल, शुरू में 2 केसेस के जो आपने जिक्र, एक में आपने वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया और दूसरे में ट्रस्ट का जिक्र किया। तो ट्रस्ट की तरफ से कौन अपीयर हो रहा है? बाकी तो सॉलिसिटर जनरल अपीयर होंगे ही होंगे। देखिए अभी तक जो है क्योंकि जिन 4 याचिकाएं जो लगाई गई हैं उसमें आरजेडी सांसद है सुधाकर सिंह उनकी तरफ से वकील जो है वो पेश होंगे और माना जा रहा है कि जो सेंटर की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित रूप से जो एसजे है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल वो एसडी तुषार मेहता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। तो बाकी क्योंकि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके अलावा जो अजय कुमार राय और दिनेश यादव जिन्होंने ये याचिका लगाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। तो अब क्योंकि माना जा रहा है कि एसजी जो है वो खुद इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से राज्य सरकार बिल्कुल, की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुनवाई का दलीलें इंतजार है सभी को है। आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ भी बने रहिए क्योंकि इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचने वाली है। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी रिपोर्ट फाइनल करने में जुटी हुई है। वो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बयान एक बार फिर से दर्ज कर सकती हैं। माना यह भी जा रहा है कि एसआईटी चढ़ावा चोरी रोकने के लिए बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी का सुझाव दे सकती है। इस बीच कल धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से एसआईटी ने वर्चुअली पूछताछ की। अयोध्या के सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल उनसे किए गए। करीब 10 मिनट तक हुई इस पूछताछ के बाद संतोष दुबे से और सबूत होने पर आज दोपहर तक आने के लिए कहा गया है। आज एक बार फिर से एसआईटी इसी बीच अयोध्या भी पहुंच रही है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पाएँ। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कुछ और आपको मिलता है तो हमें कल दोपहर तक जानकारी दीजिएगा। और वहीं दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डूमा कोर्ट अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाने वाली है। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 मुख्य आरोपी बने थे। इन आरोपियों पर हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। दंगे के बीच लापता हुआ आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का बाद में एक नाले से शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर चाकू के निशान पाए गए। पेट और सीने में चाकू से हमले किए गए थे। अंकित शर्मा आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे। दिल्ली दंगों के वक्त अंकित शर्मा इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिश में थे, तभी अचानक भीड़ ने अंकित पर हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या की साजिश रचने और दंगाइयों को उकसाने का आरोप है। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, एक पुराना मामला दिल्ली दंगों से जुड़ा, वो भी आज उसमें भी आज अदालत से फैसला आने वाला है। क्या आपके पास खबर है कि कब तक इस मामले की सुनवाई होनी है और कब तक कोई नतीजा हमें सुनने को मिलेगा? देखिए हुसैन, आज कड़कड़डूमा कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर अपना आदेश सुनाएगी क्योंकि 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर हुआ था। चाकू से गोदा हुआ शव जो है वो उनका वहां पे एक नाले से बरामद हुआ था। तो इस मामले के अंदर जो आम आदमी पार्टी का पूर्व काउंसलर है ताहिर हुसैन, उसके समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लगातार इस पूरे मामले के अंदर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई चली थी और इसके बाद जो कोर्ट है कड़कड़डूमा कोर्ट, उसने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया था, जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। तो आज पोस्ट लंच इस पूरे मामले के अंदर जो कड़कड़डूमा कोर्ट है वो इस पर अपना फैसला सुनाएगी। इसमें ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं जिनके ऊपर हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश रचने और इसके अलावा सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो आज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, 2020 के दंगे हमने देखे थे किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर लगातार वहां पर काफी दंगे हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और अंकित शर्मा जो कि आईबी का अधिकारी था उसकी भी दयालपुर इलाके के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि कोर्ट ने, कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर ऑर्डर सुरक्षित किया था। आज उसके ऊपर फैसला सुनाया जाना है। तो पोस्ट लंच ये फैसला आएगा जिसके बाद क्योंकि ताहिर हुसैन जो है वो लंबे समय से इन दंगों के बाद से ही जेल के अंदर बंद है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस
की क्राइम ब्रांच, इसके अलावा स्पेशल सेल, लोकल पुलिस, इन सब ने पूरे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके बाद जो ताहिर हुसैन है उसको गिरफ्तार किया गया था। जो फिलहाल ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं, उन पर आज कड़कड़ुमा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। निश्चित रूप से ताहिर ठीक हुसैन है अतुल, कोर्ट के इस फैसले पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी आपसे जुटाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आगरा से, जहां एक शख्स को सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करना महंगा पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई आगरा पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद वो हाथ जोड़कर सीएम योगी से माफी मांगता नजर आया, कहा कि साहब माफ कर दो, मैंने वीडियो बनाया। आरोपी का नाम रफीक है, वो आगरा के नुनिहाई इलाके का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रहा था। वीडियो वायरल होते ही आगरा पुलिस तुरंत एक्शन में आई और बिना किसी शिकायत का इंतजार किए एतमादुद्दौला पुलिस की साइबर टीम ने फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद उसे दबोच लिया गया। इसके बाद वो पुलिस कस्टडी में माफी मांगता नजर आया और ये कहता नजर आया कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अब मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, वीडियो बनाई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैंने वीडियो बनाई, गलती हो गई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैंने वीडियो बनाई, गलती हो गई, कभी नहीं बनाऊंगा, माफ़ कर दो। अब आरोपी ने हाथ जोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगी है। इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। अखिलेश ने एक्स पर लिखा है कि बहुत बुरी लग गई जब बात खुद पर आई, पर जब औरों पर कही तो ना हुई कार्रवाई। काश उनके साथ भी ऐसा ही होता जो विपक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और सरासर झूठे आरोप लगाते हैं। पक्षपात अन्याय का ही एक रूप है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। मेरठ पुलिस ने गाजे बाजे के साथ आरोपी अलाउद्दीन की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। अलाउद्दीन पर इस मामले में पहले से गैंगस्टर एक्ट दर्ज है। इसके बाद मेरठ पुलिस उसके घर पहुंची और मुनादी के बाद कुर्की का नोटिस उसके मकान पर चिपका दिया गया है। अलाउद्दीन की ग्राम बजौट में 4 प्लॉट और मेरठ रेजिडेंसी वाले मकान को जब्त कर लिया गया है। अलाउद्दीन के खिलाफ मेरठ, अयोध्या और राजस्थान में साइबर ठगी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना लोहिया नगर के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। दिनांक 11 तारीख को थाना लोहिया नगर के ग्राम बैजोत के निवासी अलाउद्दीन, जो कि एक साइबर फ्रॉडिया है तथा उसके खिलाफ 6 से अधिक अभियोग पंजीकृत है, थाना लोहिया नगर के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी ग्राम बैजोत में 4 प्लाट व 1 मकान, जिसकी कुल बाजारी कीमत लगभग 2.5 करोड़ से अधिक है, को कुर्क किया गया है। अब मेरठ पुलिस के मुताबिक अलाउद्दीन के खिलाफ मेरठ, अयोध्या और राजस्थान में साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 7 केसेस दर्ज हैं। कार्रवाई के तहत ग्राम बाजोत के चोर प्लॉट पर मेरठ रेसिडेंसी कॉलोनी का एक आवासीय प्लॉट और पक्का मकान कुर्क किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि सर्किल रेट के हिसाब से इन संपत्तियों की कीमत तकरीबन 58 लाख रुपए है, लेकिन मौजूदा बाजार में इनकी कीमत करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपया की गई है। तो 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। साइबर ठगी का यह पूरा मामला है और कई जगहों पर अलाउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। रुचि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रुचि कुमार। रुचि जी, इस पे और ज्यादा क्या अपडेट है, क्या क्या पूरा मामला क्या है और कब कब ये साइबर ठगी इस अलाउद्दीन की तरफ से की गई जिस मामले में कार्रवाई हुई है? देखिए, अलाउद्दीन पूरा गैंग चलाता था और वो क्या करते थे कि लोगों को फ़ोन करते थे और कहते थे कि आपका या तो एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया या आपकी केवाईसी नहीं हुई है, ओटीपी आया है, फ़ोन पे ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी जैसे ही बताते थे बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। अब जो ये ठगी का पैसा था, ये जनधन अकाउंट खुलवाते थे लोगों का, ऐसे गरीब लोगों का जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, उन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे और उसके बाद ये निकाल लेते थे। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। अलाउद्दीन बीच में दुबई भी था, वहाँ से भी ये सब काम करता था। तो पुलिस ने इस गैंग मेंबर, इनके जो गैंग है, अलाउद्दीन को भी गिरफ्तार किया और भी गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से ये ठगी का पैसा है
और उस ठगी के पैसे से ये संपत्ति खड़ी की गई है। तो लिहाजा गैंगस्टर एक्ट लगा है और इसकी कुर्की हुई है। पुलिस का कहना है कि कुछ गैंग मेंबर्स अभी भी बाहर हैं जो ठगी का काम कर रहे हैं, जिनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हुसैन, बहुत शुक्रिया रुचि इस पूरे अपडेट के लिए। तो अलाउद्दीन की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। और अब खबर मिडिल ईस्ट से छिड़ी जंग की आपको बताएं, जो कि दिन ब दिन और काफी ज्यादा तेज होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। अमेरिकी सेना ईरान पर कहर बनकर टूट रही है। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर अटैक किया है और ये हमला हुंदाब, बंदर अब्बास, चाबहार समेत दर्जन भर के ज्यादा शहरों को टारगेट करके अमेरिका ने किया है। सेंट्रल ईरान के खुंदाब में अराक परमाणु रिएक्टर है, जहां पर धमाका किया गया, जहां पर हमला किया गया। ये एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। खुजेस्तान प्रांत के मशहर में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले की खबर है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट और नेवल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज को कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाकर यह हमले ज्यादा किए हैं। बूशहर से चाबहार तक, यानी पूरा दक्षिण का जो हिस्सा है, जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर का किनारा है, जो हॉर्मुज से सटा हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें मिलिट्री ठिकाने भी हैं और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसके अलावा रेलवे रूट को भी निशाना बनाया गया है। अब ताबड़तोड़ हमले के बाद से ईरान ने भी अमेरिका पर भीषण पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने इन तीनों देशों में अमेरिकी बेस को टारगेट करके लगातार मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में ईरान ने 2 अमेरिकी बेस को टारगेट किया, जबकि जॉर्डन को लेकर के ईरान का दावा यह है कि उसने वहां पर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर कहर बरपा रहा है। ईरान के टारगेट पर वो तमाम देश हैं जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। बहरीन के साथ ही ईरान ने कुवैत में भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कतर में हमले किए हैं, जॉर्डन में हमले किए हैं, ओमान में हमले किए हैं। मतलब वो तमाम देश जहां से इस वक्त अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, जहां से अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है, उन तमाम जगहों को ईरान भी निशाने पर ले रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस की है, जहां पर ईरानी मिसाइलों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जॉर्डन के यूएस बेस में पहुंचाया है, जहां पर तमाम जो कमांड सेंटर्स थे अमेरिका के, उसे निस्तानाबूद करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नुकसान हुआ है कि नहीं, इस बात की पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन ये आसमान में गरजते हुए ईरानी मिसाइलों को आप देख सकते हैं, जो लगातार मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस पर तबाही मचा रहे हैं। जॉर्डन में F-35 के हैंगर को नुकसान पहुंचाया, ये दावा किया गया। MQ-9 ड्रोन का हैंगर था, उसे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ये जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें भी आसमान की तरफ जा रही हैं। और अब बात आसमानी आफत की। जुलाई में जारी सैलाबी आफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात विकट बने हुए हैं। फ्लैश फ्लड और बादल फटने की वजह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम, अनंतनाग और डोडा में बड़ी तबाही हुई है। अब गाड़ियां बह चुकी हैं, होटल्स में पानी घुस चुका है, जिसके बाद रेस्क्यू करके सैलानियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में भी सड़क पर लैंडस्लाइड से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 2 नेशनल हाईवे समेत 125 सड़कों पर चट्टानों से टूट करके गिरने से भगदड़ जैसा मंजर हो गया। उत्तराखंड में आज रेड अलर्ट भी है। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे बीते 3 दिनों से बंद है। देश के 18 राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी है। पहाड़ तोड़ आफत से जनजीवन ठप है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ज्यादातर नदियां उफान पर। अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी नदियों का जलस्तर अब लोगों को डरा रहा है। खतरे के निशान के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं नदियां, जिसकी वजह से निचले इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। 20 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में लोगों से खासतौर से सतर्क रहने की अपील की है। जरूरत ना हो तो लोगों से कहा गया कि भाई आप घर में ही रहिए। यूपी, बिहार, हरियाणा में भी आज बारिश का रेड अलर्ट है। और उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें पहाड़ तोड़ आफत से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
अल्मोड़ा हल्द्वानी रूट पर लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर देखने को मिला। अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। सड़क पर लोग फंस चुके हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्रेन, जेसीबी काफी देर तक मलबा हटाने के बाद आवाजाही शुरू करती। अभी भी इस इलाके में भूस्खलन का अलर्ट होने की वजह से लोगों में सावधानी बरती जा रही है। तो ये अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद सारा मलबा हाईवे पर आ गया और रास्ता ठप हो गया। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। भारी मशीनों को लगाया गया, रास्ता क्लियर किया गया और रास्ता फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लेकिन इस तरह का खतरा लगातार पहाड़ी राज्यों में बना हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से पहाड़ी राज्यों में खासतौर से लोग काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। लोग इंतज़ार में हैं कि कब रास्ता खुलेगा और कब वो जाएंगे। हालांकि गनीमत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार एक्टिव है और हालात पर उसकी नज़र है, और कहीं से भी जब लैंडस्लाइड की खबर आती है फ़ौरन मूवमेंट होता है और रास्ता क्लियर करने का काम सबसे तेज़ी से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी आपको बता दें, जहां पर किन्नौर इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ठप हो गया है। इस भयानक भूस्खलन के बीच सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि घटना के वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना वो इसकी चपेट में आता तो उसका क्या हश्र होता, आप इस चट्टानों को देख करके समझ सकते हैं। किसी न किसी तरह के जानमाल का नुकसान अभी फिलहाल नहीं हुआ है। एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने के काम में जुटी हुई है। जल्द से जल्द प्रशासन की यही कोशिश है कि नेशनल हाईवे नंबर 5 जहां पर भारी भूस्खलन आ चुका है उसे क्लियर किया जाए। देहरादून में भी आसमानी आफत ने लोगों को परेशान कर रखा है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड के वजह से 300 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। ये पावर प्रोजेक्ट अब भी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और इस बीच पहाड़ों से आए मलबे और सैलाब की वजह से स्पॉट पर जो गाड़ियां तमाम खड़ी थी वो खिलौने की तरह बहती चली गईं। जेसीबी मशीन, हैवी डंपर्स, भारी भरकम ट्रक्स, ये सारी चीजें मलबे के नीचे दब गईं या मलबे के साथ बहती हुई चली गईं। ये आप देखिए, जेसीबी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट के काम में लगी हुई थी, वो सब मलबे के नीचे दब चुकी हैं। और अब आपको जम्मू कश्मीर में पहलगाम और अनंतनाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। अचानक से फ्लैश फ्लड के अटैक से घरों को काफी नुकसान पहुंचा, गाड़ियां मलबे में दब गईं। मेन रोड इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। होटल में पानी घुस चुका है, जिसके बाद सैलानी जो वहां पर मौजूद थे, आनन फानन में उनका रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई गई। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ 6 जिलों में सैलाब का आफत जारी है, सैलाबी आफत जारी है और इसको लेकर के प्रशासन का रेड अलर्ट है। मंडी जिले में भारी लैंडस्लाइड से कोहराम मचा। सड़क पर अचानक पहाड़ों का हिस्सा टूट कर आ गिरा, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया ताकि किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। राजधानी के राजौरी गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल चल रहे एक शख्स को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब बेकाबू स्कॉर्पियो सवार टक्कर के बाद से कार लेकर वहां पर मौके से फरार हो जाता है। बाद में पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया। मृतक का कहना यह है, उसका जो नाम है वो उदय कुमार है, जो राजौरी गार्डन की एक निजी दुकान में काम करता था। हादसे के समय उदय अपने दोस्त के साथ पैदल घर लौट रहा था और उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है। उदय को जोरदार टक्कर मारकर वहां से आरोपी फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, कार जब्त कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। वही 8:20 के आसपास एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, उनको ठोक के चली गई। इतने स्पीड में थी, बहुत ज्यादा स्पीड में थी। हाँ, पैदल ही आ रहे थे, दोनों बंदे पैदल ही आ रहे थे। जो स्कॉर्पियो गाड़ी बता रहे वो कितनी स्पीड? वो कम से कम उस समय उसने एक बैग स्पीड देके और ऐसे घुमा दिया पूरा, टक्कर मार। लग रहा था स्टंट मार रहा था। ये स्टंट नहीं, उसको लग रहा था या तो पी रखा होगा या गाड़ी कैसे करके क्या घुमा दिया। हम तो एकाएक वो स्पीड दे दिया।